नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज विमर्श में हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रेस की फ्रीडम और प्रेस की विभिन्न जो आयाम हैं, यानी जो पत्रकारिता है उसके विभिन्न आयामों के बारे में, क्योंकि 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 मई के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज हम हैं वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल जी के साथ। आपको बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद। और रतन जी न केवल संपादक की भूमिका में रहे हैं, उससे पहले अलग अलग पत्रकारिता के जितने भी दायित्व हो सकते हैं सबका निर्वहन करते हुए पत्रकारिता के प्रशिक्षण का दायित्व भी एक संस्थान को स्थापित करते हुए आपने निभाया है। तो उसके विभिन्न आयामों से भी परिचित हैं और अब एक स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से आप उसके विभिन्न पक्षों पर बहुत बृहद दृष्टि रखते हैं, समझ रखते हैं और उस पर एक चिंतन भी आपका है। तो आपके साथ हम इस विषय पर बात करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस के दायित्व, ये दो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। कई बार ये इंटर कन्फ्लिक्टिंग एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपकी नज़र में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हमने हमेशा देखा है, चाहे वो कोई भी फ़िलॉसफी हो, किसी भी तरह की स्वतंत्रता अपनी जिम्मेदारियों के साथ आती है। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल ऐसा साथ है कि कौन कब आगे हो जाए ये आप कह नहीं सकते। और कोई भी फ्रीडम बिना जिम्मेदारियों के वो फिर निरंकुशता की ओर और अराजकता की ओर एक दिशा बनती चली जाती है। ठीक इसी तरह अगर हमेशा जिम्मेदारियों की ही बात करते रहें तब अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे और फ्रीडम तो समाप्त होगी ही। तो मुझे लगता है जब हम प्रेस की आज़ादी की भी बात करते हैं तो हमेशा उसे जिम्मेदारियों के परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है कि हम अगर एक आज़ाद प्रेस, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं तो क्या उसकी कोई सीमा रेखा होनी चाहिए। उस सीमा रेखा को कौन बनाएगा, उस सीमा रेखा की डेफिनेशन या परिभाषा कैसे निर्धारित की जाएगी और किन परिस्थितियों में वो सीमा रेखाएं एक तरह से कहा जाए वो चालू रहेंगी या उनका महत्व ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल सही है कि स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैं समझता हूँ सभ्य समाज की एक बड़ा स्तंभ है। लेकिन जिम्मेदारियों के बगैर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी होगा और वो समाज के लिए लंबे समय तक हानिकारक रहता है। और इसीलिए संघर्ष भी बढ़ रहा है, क्योंकि दुरुपयोग भी बढ़ा है और साथ में इस तरह के हमले भी प्रेस पर बढ़े हैं। चाहे उस तरह की इकाइयों जिनका उद्घाटन हो रहा है, जिनकी जानकारियां सामने आ रही हैं, या सरकारों की तरफ से भी बहुत सी सरकारों पर आक्षेप लगता है क्योंकि ये विश्वास घट रहा है, इसलिए चिंता की बात है। तो प्रेस का स्वरूप भी बदला है बदलते दौर में, क्योंकि अब न्यू मीडिया का दौर बहुत व्यापक हो चुका है। तो हर व्यक्ति अब एक तरह से प्रतिनिधि बन गया है, वो भी अपनी अभिव्यक्ति की जो अधिकार का उपयोग कर रहा है। ऐसे में जो ये सीमाएं हैं वो बहुत गडमड हुई हैं। तो इसमें भूमिका किस तरह से आप देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेस का दायरा और प्रेस की भूमिका कितनी व्यापक हुई है अभी। देखिए, यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा पीछे ही जाऊँगा। हमने देखा कि 18वीं शताब्दी से और 20वीं शताब्दी के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो उस समय तरह तरह की मशीनें, गैजेट्स और तमाम तरह के एनर्जी के सोर्सेज सामने आए और लोगों का जीवन सुगम होता चला गया और सहजता आ गई हर काम को चलने में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, तमाम तरह की चीज़ें हों। हम लोगों ने विज्ञान के तमाम सारे नए आयाम देखे, अंटार्कटिका चले गए, स्पेस चले गए। तो एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो आयाम था। लेकिन अगर आपको याद हो तो 1990-95 के आसपास कहा गया कि ये युग इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो अब स्थापित हो गया, वो चीज़ें अब बैक नहीं जा सकती। टीवी बन गया तो टीवी समाप्त नहीं हो जाएगा और बेहतर होगा। ठीक इसी तरह से अब जिस तरह की सूचना क्रांति की हम बात कर रहे हैं, तो पहले समाज का जो विकास था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दम पे हुआ। आज समाज का विकास सूचना की क्रांति के दम पर हो रहा है। जिस तरह से सूचना के सारे साधन और तंत्र हम अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन की तरह लेके चलते हैं, वैसे ही जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तमाम सारे अंगों का उपयोग और दुरुपयोग हुआ, वैसे ही सूचना के अंगों का उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है। और पहले कहा जाता था कि बड़ी लड़ाइयाँ वो हथियारों के दम पे जीती जाती थी, आज वो बड़ी लड़ाइयाँ इन्फॉर्मेशन के दम पे जीती जाती हैं। तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि आज हमारा युग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बहुत आगे का है।
सूचना का उपयोग और दुरुपयोग अगर हो सकता है तो उससे समाज ही क्यों, देश भी कमज़ोर होते हैं और देश मजबूत भी होते हैं। लेकिन जो एक इंडिविजुअल की, यानी कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका आज भी उतना ही महत्व है जो सैकड़ों साल पहले था और रहेगा। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि इसके तमाम सारे आयाम हैं, ये आयाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तो हो सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पिछले कई उदाहरणों में देखा कि ये स्वतंत्रता बिल्कुल पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकती कि आप जिसको जो चाहे कह दें और कहें कि ये तो हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता। वो दायित्व से जुड़ा हुआ है। और सभ्य समाज के कुछ दायरे होते हैं, आप उनकी तरफ भी से आंखें बंद नहीं कर सकते। तो इस पूरे स्वतंत्रता के जो डिबेट को हमें इस आशय से देखना चाहिए कि स्वतंत्रता एक दायरे में होनी चाहिए और उसका जो दिशा है वो डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए कि हमको हर चीज़ को तहस नहस करना है क्योंकि हम आज़ाद हैं। ये नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि जो हम 21वीं सदी से 22वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, सूचना क्रांति के दौर से अब हम इंटरनेट क्रांति की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं लगातार, और उसके दोनों तरह के प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब ज़्यादा चिंता इस बात की है कि जितनी तरह की सूचना की बम्बार्डिंग हो रही है, उसमें से सही या गलत का फैसला करना मुश्किल हो रहा है। और उसमें ये देखने में आ रहा है कि जो गलत सूचनाएं हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं बनस्पत की सही सूचनाओं के लाभ के। और ये हमारी जो नई पीढ़ी है वो उसके शिकार में भी है, उसके चंगुल में भी है, उसके दुष्प्रभाव भी झेल रही है, और जो अच्छे प्रभाव हो सकते हैं उनके लिए भी तलाश चल रही है। तो ये तलाश कितनी हो चुकी है, आपको क्या दिखती है, और कितनी बड़ी तलाश अभी होनी है? देखिए, जब कभी भी हम चीज़ों को फ्री करते हैं, किसी भी तरह के बंधन से मुक्त करते हैं, तो उसमें कुछ नियम बनते हैं। जैसा आपने देखा होगा पिछले कई सालों में जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी स्वतंत्र किया गया, तो तमाम तरह के नियामक बने, रेगुलेटर्स जिनको कहते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के लिए हो, टेलीकॉम के लिए हो, और तमाम सारे एनर्जी के लिए हो, पावर के लिए हो। तो उसी तरह से स्वतंत्रता के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी नियामक है जिसको हम प्रेस काउंसिल कहते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे नियम बीच बीच में बनाए हैं, तमाम सारे जजमेंट्स आए हैं जिनको एक नियम के तौर पर माना जाता है। सरकार भी बीच बीच में नियम बनाती रहती है जिनको हम चैलेंज भी करते हैं, जिनको मानते भी हैं, और अगर हमें नहीं समझ में आता तो हम उसके बारे में आवाज़ उठाते हैं, विरोध करते हैं। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, क्योंकि स्वतंत्रता और फिर उसका हनन और उसका नियमन यानी उनका रेगुलेशन, ये सब चीज़ें एक साथ चलेंगी। कोई ऐसा दिन या ऐसा मोमेंट नहीं आता कि आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक सतत प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है जिस तरह से हम प्रेस काउंसिल की बात करते हैं, तो प्रेस काउंसिल ने तमाम सारी चीज़ें ले डाउन की हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मिल के ले डाउन की हैं। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट और प्रेस काउंसिल ने कैसे फेक न्यूज़ को लेकर और पेड न्यूज़ को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कई साल पहले। तो उसी तरह से आज भी प्रेस काउंसिल के पास ये अधिकार हैं, ये नियम बनाने की स्वतंत्रता है, और पूरे मीडिया के लिए, चाहे वो चैनल हो, अखबार हो, मैगज़ीन हो, स्वतंत्र पत्रकार हो, उनके लिए भी वो सब नियम लागू होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से या जानकारी के अभाव की वजह से उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं किया जाता। लेकिन अगर मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं उन्हीं को हम अगर ठीक से देखें और लागू करें अपने ऊपर और संस्थानों के ऊपर, तो ये सवाल बार बार नहीं उठेगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है। जो अब प्रेस से नया शब्द ज़्यादा चर्चित है वो है मीडिया, क्योंकि हम माध्यम हैं, और माध्यम है प्रचार के भी, माध्यम है संवाद के भी, माध्यम है सूचना के भी, माध्यम है विमर्श के भी। तो इन तरह के जिम्मेदारियों के साथ में उसका निर्वहन बहुत ज़रूरी है। और हम ये देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के पैनल पर जब देखते हैं तो देश का शायद ही कोई इंस्टीट्यूशन बचा हो जिसको नोटिसेस ना मिली हों, लेकिन उसके पास कार्रवाई का अधिकार नहीं, इसलिए कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। इसी तरह हम देखते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास राइट्स बहुत से हैं, लेकिन उसकी सूचनाएं पत्रकारों के पास नहीं हैं, उनकी जानकारियाँ उनके पास नहीं हैं, या उन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें। एक्ट तो बहुत से बने हैं, लेकिन उस एक्ट का उपयोग, जैसे कोई पीड़ित IPC और CRPC की धाराएं नहीं जानता, लेकिन जब फंस जाता है तो धाराओं की तलाश करता है। तो जागरूकता का संकट अब होना चाहिए क्या, क्योंकि आज के दौर में सूचना क्रांति के सारे यंत्र जो हैं वो सबके हाथों में हैं। आज सही सूचना का संकट है, सूचना का संकट नहीं है। तो इस पर आपका क्या लगता है, क्योंकि जागरूकता का संकट होना नहीं चाहिए, लेकिन हम सब आज भी इस चिंता से ग्रस्त हैं कि देश जागरूक होना चाहिए, नागरिक जागरूक होने चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया उनको जागरूक होने चाहिए, और पत्रकारों को भी जागरूक होना चाहिए। अपने इस जागरूकता के प्रश्न को
कैसे सोचा जाना चाहिए? देखिए, यहाँ पर ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सूचना का एक युग चल रहा है, सूचना बिल्कुल फ्री है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो। हर तरह की सूचना हर एक के लिए उपलब्ध है। उसका उपयोग और दुरुपयोग करना अब संस्थागत नहीं रह गया, अब व्यक्तिगत हो गया है कि हम चाहे जैसे इस्तेमाल करें। ऐसे में इस तरह की स्वतंत्रता का दुरुपयोग वो सभी लोग और वो सभी ताकतें कर सकती हैं जो किसी न किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाना चाहें, वो देश के अंदर हों, देश के बाहर हों। और जैसा मैंने कहा कि इस समय पूरे देश में जो पूरे विश्व में एक्चुअली जो वर्चस्व की लड़ाइयाँ हैं वो इंफॉर्मेशन के आधार पे ही लड़ी जा रही हैं। तो कोई देश क्यों नहीं चाहेगा कि दूसरे देश को कमज़ोर करने के लिए हम वहाँ पे एक भ्रामक सूचना का तंत्र फैला दें। जैसे आपको याद होगा, नकली करेंसी के थ्रू हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया जाता रहा है, वैसे ही नकली सूचनाओं के माध्यम से भी ये हो सकता है। ये कारण है जिसकी वजह से आज सूचनाओं के ऊपर जो भ्रामक हैं, गलत हैं, तथ्यात्मक नहीं है, उनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये सूचना अगर इस तरह से प्रेजेंट की जा रही है तो इस पर विश्वास ना करें। जैसा आपने देखा होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, बैंकिंग के लिए बड़े बड़े कैंपेन चलते हैं, चाहे वो रिज़र्व बैंक चलाए, चाहे वो सरकारें चलाएं। वैसे ही गलत सूचना के लिए, सूचना के दुरुपयोग के लिए प्रेस काउंसिल की ओर से एक बड़ा कैंपेन चलना चाहिए और ये सतत चलना चाहिए कि सूचना भ्रामक है तो उसको आगे मत बढ़ाएं। सूचना भ्रामक है तो आप इस पते पर चेक करें कि ये सही है कि नहीं। अगर आपको लगता है इस सूचना के फैलने से नुकसान होगा तो हमें सूचित करें, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के एक बड़ी गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है और ये कैंपेन लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि सूचनाएं भी लगातार तो नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा हर सेकंड इधर से उधर हो रही हैं। लगातार तो बहुत छोटी चीज़ है, अब तो हर सेकंड पे एक सूचना आती है, दूसरी उसके उलट आती है, तीसरी उसके फेवर में आती है, चौथी फिर उसके अगेंस्ट आती है। आप देखिए कि कैसे लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको काउंटर करने के लिए प्रेस काउंसिल और तमाम सारे मीडिया संस्थानों को कम से कम इस उद्देश्य पर तो एक हो जाना चाहिए कि सूचना की वजह से हमारे देश और समाज का भला तो हो रहा है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। इसे रोकने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और ये नुकसान में कोई भी कभी भी शिकार हो सकता है, आप हम कोई भी हो सकता है। तो ये एक जिम्मेदारी नागरिक के तौर पर भी, सरकार के तौर पर भी, सरकार की, और जो जिम्मेदार नियामक हैं उनकी, और इन सब की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इनको संघ हैं, उन सबको मिलकर इस पर एक सूत्र होना चाहिए, जुड़ना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। ये तो हम मानते हैं, लेकिन इसके प्रति जो शिक्षा का आयाम है वो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का स्वरूप कैसा हो ताकि हम सिटीजन्स को उनकी शिक्षा के साथ ही अच्छे नागरिक के तौर पर तैयार करें, जो पूरी तरह से इक्विप्ड हों, जागरूक हुए इस विषय पर कि सूचनाएं ली कैसे जाएं, उनको प्रसंस्करण कैसे किया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो उस स्तर पर हमारे शिक्षा, जो मीडिया शिक्षा या दूसरी शिक्षा, सब जगह, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर तो हमें कंज्यूम करना है, कंज्यूम करके उपयोग भी करना है, तो कैसे करें इस पर आपका, क्योंकि आप मीडिया शिक्षा के लिए आपने जुपिटर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट, उसमें आपने मीडिया के कोर्स को न केवल शुरुआत कराया, चलाया भी, और बड़े लंबे समय पर आपकी जो चिंतन थी उसको आपने एग्जीक्यूट किया। आपका अनुभव क्या है इस पर? देखिए, इस समय जिस तरह से मीडिया के प्रोडक्शन में और उसके कंजम्पशन में जो बदलाव आया है वो अभूतपूर्व है। 90 के दशक में या उसके पहले 80 के दशक में जिस तरह की मीडिया उपलब्ध थी उसी तरह के उसके यूज़र्स थे। अब वो यूज़र्स से बढ़ के कंज्यूमर्स बन चुके हैं, क्योंकि अब हम मीडिया को केवल देखते पढ़ते नहीं हैं बल्कि उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस स्थान पे नहीं जाना है क्योंकि वो इस तरह की रिपोर्ट्स उसके बारे में है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी मीडिया से संबंधित शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहाँ पे ये बात बिल्कुल बेसिक तौर पे बताई जानी चाहिए और सिखाई जानी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन का देना ही काफ़ी नहीं है, उसको कैसे देना है और उसके साथ परिप्रेक्ष्य भी जोड़ के देना है, ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे वही बात आती है कि केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। तो अगर हम किसी को बताएं कि जो सूचना मिली है बस ले आओ और उसे ब्रॉडकास्ट कर दो या टेलीकास्ट कर दो, नहीं। क्या वो सूचना किसी उद्देश्य से दी गई थी? ऐसा तो नहीं है कि किसी भ्रामक उद्देश्य से वो सूचना हमारे रिपोर्टर को दी गई हो और वो आके अपने इनोसेंस में वो कहे कि भाई मुझे ये खबर मिली है, इसको आप चला दीजिए या इसे आप छाप दीजिए, और उसके पीछे किसी और का कोई और उद्देश्य रहा हो, वो सफल हो जाए। तो यहाँ पर सूचना कहाँ से मिलती है
उसे क्रॉस चेक करना और उसके बारे में ये पता लगाना कि क्या इस तरह की सूचनाएं यहाँ से आती रही हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी अननोन सोर्स से ये सूचना मिली है। तो जो एक फैक्ट चेकिंग एक नाम का एक प्रोसेस अब शुरू हुआ है, जो पहले नहीं था। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 70-80 के दशक में ये नहीं हुआ करता था। हमें जो सूचना सरकारी दफ्तर में, पुलिस के थाने से या किसी अन्य सोर्स से मिलती थी, हम उसको इस्तेमाल करते थे और 100 में से 90-99 बार वो सही होती थी। लेकिन अब इसका उलट है, उतनी बार गलत मिल जाती है। चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो निजी संस्थान हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे व्यापारिक संस्थान हो, जो सूचना मिल रही है वो अपने हित में दे रहे हैं। तो ऐसे में उस सूचना को अगर मीडिया के कर्मी के माध्यम से कहीं भी पहुंचा दिया जाए तो किसी का पर्पस सर्व हो रहा है, तो पर्पस सर्व ना हो, यही हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर सूचना के आदान प्रदान और उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के बारे में भी बिल्कुल जो फ्रेशर है, जो मीडिया की शिक्षा ले रहा है, उसको बताया जाना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक हम कहते थे जो इन्फॉर्मेशन मिले वो सैक्रोसैंक्ट है, सबसे ऊपर है, वो सबसे पवित्र है। लेकिन अब सूचना की पवित्रता पर हम आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत कम ही समय में आगे आने वाले अब जो सूचना या फ़ोटो भी मिलेगी वो हम कह नहीं सकते कि ये वास्तविक है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है। और ये होने जा रहा है, इसके बारे में तमाम सारे दुनिया के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स एक अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ज़रूरी है। और साथ में चूँकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ही वे बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी बात करना ज़रूरी है कि वो पत्रकार जो अपने इन सारी चौहद्दियों को जानकर समझकर अपने काम को, अपने दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से निर्वाह कर रहे हैं, अगर वो इस तरह के किसी दबाव या किसी तरह के अवरोध या किसी के द्वारा प्रभावित किए जा रहे हैं, तो वो क्या करें, उनके पास टूल्स क्या हैं। तो एक संपादक की हैसियत से आप बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से दो चार ज़रूर हुए होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारों के पास उपाय क्या होते हैं कि अगर उनको ऐसा कोई धमका रहा है, रोक रहा है या उनके काम को प्रभावित कर रहा है, क्या टूल्स हैं, तो करना क्या चाहिए ऐसे में? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि प्रेस की स्वतंत्रता आज भी उतनी ही सामयिक और महत्वपूर्ण है जितना ये कभी हुआ करती थी 100 साल पहले भी, आज भी, बल्कि आज तो और ज़्यादा है। क्योंकि एक फ्री प्रेस को काम करने से रोकने वाली ताकतें अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले शायद वो एक ही यानी कि प्रशासन या शासन हुआ करता था, अब तो वो कॉरपोरेट, विदेशी ताकत, आंतरिक ताकत, तमाम सारे और एलिमेंट्स सब हो सकते हैं। हाँ, सब लगे। तो प्रेस की फ्रीडम आज भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये बात कही जानी चाहिए और ज़ोर दे के कही जानी चाहिए। अब सवाल इसका उठता है कि मीडिया हाउसेज में जो रिपोर्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, जो कि सूचना एकत्र करते हैं, चाहे वो किसी स्पॉट से, किसी ऑफिस से, किसी और सोर्स से, उनके सामने ये जरिया होना चाहिए कि वो ये पता लगा सके कि जो सूचना हमें अमुक व्यक्ति ने दी है, क्या वो विश्वसनीय है। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी भी उसी रिपोर्टर के ऊपर ही आएगी। एक संस्थान किसी को ये काम दे सकता है नौकरी के तौर पे या उसके डेस्क या रिपोर्टिंग के जॉब के तौर पे कि तुम्हारा ये काम है, लेकिन ये काम करने के दौरान तुम जो सूचना लेके आओगे वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ये भी उसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहले के टाइम पे रिपोर्टर्स जो लाते थे उसको डेस्क के लोग बैठ के क्रॉस चेक करते थे कि ये ठीक है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मल्टीटास्किंग के दौर में एक ही व्यक्ति रिपोर्ट लाता है, लिखता है, क्रॉस चेक करता है, एडिट करता है, और इसमें उसका एक फ्रीडम का सेंस भी काम करता है कि मैंने लिखा है तो मैं इसको चाहूँगा कि जो मैंने लिखा है वो वैसे ही छपे। तो अगर वो ऐसा चाहते हैं तो उन्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो हम लेके आए हैं वो सच है कि नहीं, तथ्यात्मक है कि नहीं। तो आपका सवाल जो था उसका जवाब यही है कि ये जिम्मेदारी सबसे पहले तो उस रिपोर्टर या उस पत्रकार की होनी चाहिए कि वो सूचना जो उन्हें मिली है वो एक तथ्यात्मक या एक क्रेडिटेबल सोर्स से मिली है कि नहीं। और नंबर 2, उसे वो क्रॉस चेक ज़रूर कर ले। क्रॉस चेक करने की जो पद्धति जो हम लोगों को अपने शुरुआती दिनों में सिखाई जाती थी कि क्रॉस चेक कर लो, वर्जन ले लो, ऐसा कहा जाता था, वो कई बार समय के अभाव में और कंपटीशन की वजह से आजकल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो टूल्स हैं वो बड़े बेसिक हैं और वो दशकों से हमारे हाथ में थे। हम केवल उनका इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि हम प्रेशर में होते थे, जल्दबाजी में होते थे। तो आज जब हमसे भी ज़्यादा जल्दबाजी में गलत सूचना इधर से उधर हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि मिनटों में नहीं, सेकंड्स में
गलत इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है। ऐसा ना हो, ये जिम्मेदारी हर स्तर के पत्रकार की है। तभी उनकी फ्रीडम को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और उसके महत्व को हम भी समझ सकते हैं, पूरी दुनिया भी समझ सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है और इसके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम प्रेस की स्वतंत्रता के साथ सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि जो भी दबाव आते हैं वो आर्थिक दबाव होते हैं, या तो आर्थिक दबाव रोकने के होते हैं या आर्थिक दबाव आर्थिक लाभ देकर रोकने के बदलने के स्वरूप को होते हैं। तो ऐसे में जो एक कम्युनिटी, जो पूरे समुदाय की भागीदारी वाला एक माध्यम कैसे बने, क्योंकि भारत में अभी ये विकसित हो रहा है, पूरी दुनिया में कई जगहों पर इस पर कुछ मॉडल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये और कितना हो सकता है, और इसमें नागरिकों की सीधी भागीदारी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक मालिक है, जो जिम्मेदार है और वो अधिकार से संपन्न है। ये इस्तेमाल न करे एक अलग बात है, लेकिन वो अधिकार से संपन्न है, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिला हो। ऐसे में इस पर आपका अनुभव क्या है और आपका चिंतन क्या है और आपकी अपेक्षाएं क्या हैं समाज से? देखिए, आज जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, वो एक सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर सकता है। ये मुझे लगता है ये सिस्टम और ये पद्धति पिछले 1-2 दशक से चल रही है कि हम लोग सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पे न केवल लोगों को इनवाइट करते हैं, बल्कि संस्थानों में उनके लिए अलग स्पेस है, अलग पेज है, अलग टीवी का एक स्लॉट है कि ये सिटीजन जर्नलिस्ट का कॉर्नर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिटीज़न आज व्यक्तिगत तौर पर एक जर्नलिस्ट के तरह से ट्रेन ना होने के बावजूद भी एक जर्नलिस्ट की तरह काम कर सकता है। यही कम्युनिटी मीडिया का फाउंडेशन है, उसका आधार है। जब हम बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है मीडिया के चलने के पीछे वो ज़रूरी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ज़रूरी है, लेकिन हर जगह ये एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा करना कि कोई बड़ा मीडिया ग्रुप ही हमें समर्थन देगा जिसके आधार पे हम चलेंगे, ये संभव नहीं है। कई देशों में, विकसित देशों में, और मैं समझता हूँ जो डेमोक्रेटिक देश हैं, वहाँ पर ये पद्धति हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि वहाँ के दूर दराज के ज़िलों में कोई नेशनल अखबार नहीं जाता, बल्कि वहाँ का जो कम्युनिटी न्यूज़पेपर है, चाहे वहाँ की जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक की हो, लेकिन वहाँ पर कोई राष्ट्रीय अखबार माने नहीं रखेगा, राष्ट्रीय चैनल माने नहीं रखेगा, लेकिन वहाँ का कम्युनिटी अखबार, सामुदायिक टीवी चैनल, रेडियो या टीवी स्टेशन माने रखता है। और उसे चलाने के लिए जो आर्थिक संसाधन चाहिए वो वहीं के लोग मिल के उनकी व्यवस्था करते हैं, चाहे वो स्टोर ओनर हो, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, वो मिल के उसे चलाते हैं। ये लगभग उसी तरह से है जैसे हम सिटीज़न जर्नलिस्ट का रोल भारत में देखते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, सिटीज़न जर्नलिस्ट भी चाहते हैं कि उन्हें किसी बड़े अखबार में एक कॉलम मिल जाए या बड़े टीवी चैनल में एक जगह मिल जाए जहाँ पे हम सिटीज़न जर्नलिस्ट के तौर पे अपनी बात कह सकें। मुझे लगता है इस भावना से, इस माइंडसेट से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, और जो भी लोग सिटीज़न जर्नलिस्ट के तौर पर कुछ काम करना चाहते हैं उन्हें मिल के अपना एक काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ सरकार की और तमाम सारे संस्थानों की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कम्युनिटी रेडियो हो, FM रेडियो हो, और अब तो इंटरनेट पे पॉडकास्ट हो गया, वेबसाइट हो गई, ब्लॉग्स हो गए, इस तरह से अल्टरनेटिव मीडिया बनाने के भी कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो सिटीजन्स को बजाय केवल सिटीजन जर्नलिस्ट बनने के कम्युनिटी के जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, तभी हम जो आर्थिक बर्डन है, जो बंधन है, उनसे मुक्त हो सकते हैं। और अगर किसी एक शहर के 10 लोग मिल के तय कर लें कि भाई हमें किसी बड़ी मीडिया का समर्थन नहीं चाहिए, हम लोग अपने रिसोर्स से एक अपने शहर का छोटा सा एक वेब न्यूज़पेपर चला सकते हैं, क्यों नहीं? सबके पास मोबाइल है, सबके पास छोटे छोटे कैमरेज हैं, सबके माध्यम से हम एक वेब टीवी चैनल भी चला सकते हैं। तो यही मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भविष्य की कम्युनिटी मीडिया का एक उदाहरण हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सब एक दूसरे की बात एक भागीदारी से कर सकते हैं और अपनी बात देश के हर कोने में पहुंचा सकते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें चूँकि जो अनुभवी हैं, जो वरिष्ठ हैं, जिनका ज्ञान का अवसर बहुत मिला है और जिन्होंने चिंतन भी अच्छा किया है, उन सब की भूमिका और भागीदारी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके पास उस समझ को साझा करने का अवसर भी है, आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है, तो उनकी भूमिका आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जैसे इस तरह के जो सुझाव हैं कि कम्युनिटी रेडियो या वेब टीवी या पॉडकास्ट वेबकास्ट किया जाए,
इस तरह की बातों के बारे में और चर्चा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये चर्चा सरकार द्वारा समर्थित हो या प्रायोजित हो। ये चर्चा तो हम और आप एक आम नागरिक होकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी बात कहने के लिए किसी बड़े संस्थान पे होने वाली निर्भरता के माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरी बात तभी सुनी जाएगी जब हम बड़े मीडिया हाउस से ये बात कहलवाएंगे। कि माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जी, और ये देखना पड़ेगा कि भारत जैसे इस विशाल देश में अगर हम एक मीडिया हाउस के ऊपर निर्भर हो गए तो वो भी तो एक मोनोपोली है। बिल्कुल। वो तो किसी भी तरह से प्रेस की स्वतंत्रता के हक में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। कि 1, 2 या 5 बड़े मीडिया हाउसेस मिलके पूरे देश की मीडिया के बारे में ये तय करें क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। तमाम सारे देशों में अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे मीडिया अपने आप में एक गवर्नेंस का सिस्टम बन जाती है कि मीडिया ने जो कह दिया वो सही है, सरकारें जो चाहें वो कहती रहें, वो मायने नहीं रखता। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। तो ऐसे में लोगों को अपनी तरफ से उठ के, चाहे वो कोऑपरेटिव बेसिस पे यानी कि सहकारिता के बेसिस पे, भागीदारी के बेसिस पे और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के आधार पे ये करना पड़ेगा। और ये चर्चा आप जैसे जो आउटलेट्स हैं उनके माध्यम से होनी चाहिए कि जो मीडिया के पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं उनको मिल के ये बताया जाए कि कैरियर बनाने के लिए आपको किसी बड़े मीडिया हाउस की तरफ हमेशा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सामुदायिक केंद्रों में जाकर, समुदाय के बीच में जाकर इस तरह की चीज़ अगर आप बनाते हैं तो आपको समुदाय का तो सपोर्ट मिलेगा ही। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको जो तंत्र है, जो शासन तंत्र है, उसकी तरफ से भी समर्थन मिले, क्योंकि हर तरह का तंत्र, आर्थिक शासन या अन्य तंत्र, व्यापारिक, वो भी ये चाहते हैं कि उनकी बात लोगों तक पहुँचे। तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी मीडिया होकर मजबूत हो सकते हैं तो आपकी ज़रूरत सबको पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस महत्वपूर्ण बातचीत को करने के लिए रतन मणि लाल जी को। और आपके अनुभव यात्रा में आपने हेरल्ड से अपनी यात्रा शुरू की थी एक इंटर्न के तौर पर, और उसके बाद आप मैं उसके बाद द पायनियर फ्री प्रेस जर्नल, टाइम्स ऑफ इंडिया में लंबे समय तक रहा, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में, फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को लखनऊ में हेड किया और उसके बाद में भास्कर ग्रुप का हेड था। और इतनी लंबी यात्रा में आपने बहुत अनुभव बटोरे हैं। उस अनुभव के साथ में जो ऐसे साथी हैं वो भी इस अनुभव को बांटने की सहयात्री बने, क्योंकि ये असरकारी समाज के लिए असरकारी नागरिकों का होना और असरकारी प्रभाव के लिए असरकारी चिंतन होना और उस दिशा में प्रयास होना बेहद आवश्यक है। और अगर ये हम करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, नहीं करते हैं तो जिम्मेवारी का हिसाब किताब का जो दायित्व है वो हमारे कंधे पर होगा, हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। तो आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब आपको बधाई, क्योंकि आप चिंतन के हिस्से में जुड़ चुके हैं और उस चिंतन में अपनी जिम्मेदारी भी ज़रूर आप तय कर चुके होंगे। अब भागीदारी की बारी है। आइए मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और बेहतर भविष्य बनाते हैं, न केवल भारत का, विश्व का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो जय घोष।